ठीक है, सो वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। पीएचडी की जर्नी में फेलोशिप का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट फेलोशिप के पीएचडी की जर्नी आपकी बहुत ही इनकम्प्लीट और बहुत ही आपको पेन देने वाली बन जाती है। और उसी फेलोशिप को लेने के लिए स्टूडेंट्स सीएसआईआर का एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और उसमें जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करके वो फेलोशिप को हायर करते हैं। बट किसी भी कारण से अगर आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया है, आप सिर्फ नेट एलएस क्वालिफाई किए हैं और उसी एलएस के बेसिस पे आपने पीएचडी में कहीं पे एडमिशन ले लिया है और आपको पीएचडी में एडमिशन लिए हुए 2 ईयर्स आपके बीत चुके हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट एसआरएफ होने का। मीन्स नॉर्मली तरीका होता है कि जेआरएफ से 2 साल का फेलोशिप लेने के बाद, मीन्स 2 साल आपकी पीएचडी होने के बाद आपको एसआरएफ कन्वर्ट कराने के लिए एक इंटरव्यू देना पड़ता है और फिर आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास जेआरएफ नहीं था, उन्होंने नेट एलएस के बेसिस पे पीएचडी एडमिशन लिया था और उनके पीएचडी में एडमिशन लिए हुए 2 ईयर्स हो चुके हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस सीएसआईआर के डायरेक्ट एसआरएफ वाले रिक्रूटमेंट के फॉर्म को। और इस फॉर्म को फिल करके अगर आप इंटरव्यू देते हैं और आपका सिलेक्शन, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सेलेक्ट किए जाते हैं, तो आपको एसआरएफ की फेलोशिप मिलेगी और आपके नाम के आगे सीएसआईआर एसआरएफ जो है वो ऐड हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपका भी कैटेगरी मैच करता है, दैट मीन्स आप भी पीएचडी के एडमिशन में, मतलब पीएचडी के आप स्टूडेंट हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन आपके पास फेलोशिप नहीं है, आप भी पीएचडी में एडमिशन लिए हुए 2 साल हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो कि आज ही सीएसआईआर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिक्रूटमेंट का मीन्स एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। डायरेक्ट एसआरएफ और आरए का मीन्स रिसर्च एसोसिएट का। हम लोग यहाँ पे एसआरएफ की बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितना आपको पैसा मिलेगा। ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। 28 नवंबर से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म फिल करने की अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको दे रखा है, CSIR-HRDG रजिस्टर.in से क्या होगा, आपको भरा जाएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी हार्ड कॉपी आपको जमा करने की या किसी भी तरीके से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड दे रखा है कि क्या किस तरीके से करना होता है, किसका क्या मतलब है। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो ऐसे समझिए कि आप पीएचडी में इनरोल होंगे। पहला कंडीशन मीन्स पीएचडी में आप रजिस्टर्ड हुए होंगे और आपको 2 ईयर्स बीत चुके होंगे पीएचडी में एडमिशन लिए हुए, मतलब 2 साल आपका बीत चुका होगा। बिकॉज नॉर्मली जो सीएसआईआर के जेआरएफ होते हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तो फेलोशिप जो होती है वो 5 ईयर के लिए क्या की जाती है, अलॉट की जाती है, राइट। और ये 5 साल तक की आपको पैसा मिलता है, जिसमें से इनिशियली 2 ईयर्स जो होता है वो क्या मिलता है, आपको जेआरएफ का पैसा मिलता है। और इसके बाद आपका एक पूरा प्रेजेंटेशन होता है, प्रॉपर बाकायदा 2 साल के काम का पूरा असेसमेंट किया जाता है। उसमें पैनल बनती है आपके सुपरवाइजर का, और इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट के हेड का, डीन का और एक एक्सपर्ट का, और उन 3 लोगों के बीच में आपका एक प्रेजेंटेशन होता है। और उस प्रेजेंटेशन में आपके जो परफॉर्मेंस होते हैं उसके बेसिस पे अपग्रेड किया जाता है, किसके लिए, दैट इज द एसआरएफ के लिए, मीन्स सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और ये आपको 3 ईयर्स तक के लिए क्या होता है, मिलता है। तो 5 ईयर्स का जो फेलोशिप का टेन्योर होता है उसमें 2 साल आपको जेआरएफ का मिलता है अमाउंट और 3 साल आपको एसआरएफ का मिलता है। तो किसी भी कारण से अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई आपका नहीं हो पाया है, बार बार आप, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का कई बार नेट एलएस ही निकलता है लेकिन जेआरएफ नहीं निकल पाता है और वो पीएचडी एडमिशन ले चुके होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं। तो अगर आपने नेट एलएस की बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन लिया था, 2 साल आपकी पीएचडी को हो गया है, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप डायरेक्टली एसआरएफ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहा तो आपको सीएसआईआर एज एसआरएफ क्या करेगी, रिक्रूट करेगी और आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा फेलोशिप देगा एसआरएफ वाला, जो कि 42,000 इस टाइम पे आपका फेलोशिप है और 7,000 के आसपास आपका एचआरए है और इसके साथ साथ में कंटीजेंसी है। तो ये सारा पैसा मिला करके लगभग 50,000 समथिंग रुपीज आपको हो जाता है पर मंथली के लिए, अगर आप एसआरएफ हो जाते हैं तो। या जो लोग जेआरएफ से एसआरएफ हुए हैं उनको भी वही अमाउंट मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में आपका पहला वाला जो पॉइंट दे रखा है कि आप एमएससी हो या बैचलर इन एजुकेशन हो या बीटेक हो और इक्विवेलेंट डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स से होना चाहिए।
एक पब्लिकेशन आपका होना चाहिए जो कि आपका साइंस साइटेशन इंडेक्सेस में हो, लाइक एज़ आपके Q1 और Q2 जो जर्नल्स की कैटेगरी बनी हुई है, उसमें आपका जो है वो पब्लिकेशन होना चाहिए। Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 आपकी कैटेगरी है जर्नल्स के बेसिस पे और उनकी इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे। तो Q1 और Q2 दोनों में से किसी में आपका एक पब्लिकेशन होना चाहिए, पहला कंडीशन आपको ये दे दिया गया है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि एटलीस्ट कंप्लीट 2 इयर्स ऑफ द पोस्ट एमएससी और एमटेक और बीटेक और बीई रिसर्च एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस डेट को लास्ट डेट है एप्लीकेशंस का, उस डेट को खत्म होने से आपको 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होगा एमएससी के बाद का। यहाँ पे आपको दे रखा है पीएचडी में रजिस्ट्रेशन जो डेट हो वो आपका 2 साल हो चुका होना चाहिए। तो कंडीशन आपका नंबर पहला कहता है कि एक आपके पास पेपर होना चाहिए जिसमें आपका फर्स्ट ऑथर हो, और वो भी आपका Q1 या फिर Q2 कैटेगरी में पेपर आपका होना चाहिए। ये कैसे आप जान पाएँगे कि आपका जनरल Q1 और Q2 है कि नहीं है? अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में अपना वो कर सकते हैं, हम आपको तरीका बता देंगे कि कैसे आपका जो पेपर पब्लिश हुआ है, जिस किसी भी जर्नल में, उसको आप कैसे देख पाएँगे कि वो Q1 कैटेगरी में है या Q2 कैटेगरी में है या है भी कि नहीं है। यूजीसी के लिस्ट में आता भी है कि नहीं आता, ये सब कुछ चेक आप कर सकते हैं, राइट? और दूसरा आपका पीएचडी में एडमिशन होना चाहिए। ये एडमिशन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका ये एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो या स्टेट यूनिवर्सिटी में हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तब आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसको इस लाइन को मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। द फेलोशिप या असिस्टेंटशिप इज टेंडेबल टू ऑल द यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, IITs, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स including CSIR, research and development established of recognized public sector, इंडस्ट्रियल फॉर्म्स एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। कहीं पे भी अगर आपका पीएचडी एडमिशन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रिसर्च सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, कहीं से भी अगर आपने एमएससी पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है और 2 साल आपके एडमिशन को लिए हो गया है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपके पास एक पेपर भी होना चाहिए जो कि आपका Q1 और Q2 कैटेगरी में हो, और 2 साल आपका पीएचडी में एडमिशन होना चाहिए। इतना अगर क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखा है, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पीएचडी रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि आप 2 साल से रिसर्च फील्ड में हैं, पीएचडी में एडमिशन आपने लिया हुआ है, और अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो नॉट बिलो द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट से जैसे 11th-12th को अगर आपने पढ़ाया तो काउंट आपका नहीं होगा, मतलब यूजी और पीजी के बच्चों को अगर आपने पढ़ाया तो वो काउंट किया जाएगा। दोज हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडीएस डिग्री और हैव submitted their thesis for the award of a PhD degree are not eligible for the position of SRF। अगर आप लास्ट ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में हैं और अगर आपने अपना प्री पीएचडी दे दिया है, थीसिस सबमिट करने वाले हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोज हु आर एलिजिबल फॉर आरए विल नॉट बी कंसिडर फॉर एसआरएफ। और जो लोग रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनका एसआरएफ में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है आपको इस तरीके से करने के लिए। यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉयड कैंडिडेट, दीज फेलोशिप्स आर हेल्ड ऑन फुल टाइम बेसिस, राइट? आपको पूरा समय देना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। देयर फोर साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर इज नॉट परमिटेड। ऐसा संभव नहीं है कि आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं और आप जो है एसआरएफ के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप एसआरएफ का भी पैसा लीजिए, वहाँ से भी लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउएवर दोज डिजायर्स ऑफ द परसुइंग हायर स्टडीज बट एम्प्लॉयड प्रेजेंटली whether temporarily or permanently may apply within the undertaking that if the selected they will resign from the job before taking the fellowship। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, परमानेंटली कर रहे हैं, टेम्पोररी कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका स्टडी आगे कंटिन्यू हो, तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये फेलोशिप एक्टिवेट होने से पहले ही आप उस जॉब को टर्मिनेट कर देंगे, मीन्स जॉब को लीव कर देंगे। ऐसा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म आपका क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट? तो यहाँ पे स्टाइपेंड एंड टेन्योर आपको दे रखा है 42,000 पर मंथ आपको ड्यूरिंग इंटायर टेन्योर मिलेगा फेलोशिप का, जो कि 2-3 साल के लिए होगा। मतलब इनिशियली आपको 2 ईयर्स के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको एक्सटेंड किया जाएगा 1 ईयर के लिए। और डेट ऑफ द पीएचडी वाइवास
विच वर इज अर्लियर, मतलब कि आपको पूरा टेन, अगर आपका सपोज जैसे 2 साल से पहले पीएचडी आपकी सबमिट हो जाती है तो बंद हो जाएगा, और अगर आपका 2 साल तक चलता है आपका पीएचडी तो आपको इनिशियली 2 साल के लिए वो दिया जाएगा। इन एडिशन ईच एसआरएफ विल रिसीव अ कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ ₹20,000 पर एनम, आपको 20,000 रुपए का कंटीजेंसी भी मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। SRF will be tenable initially for a maximum of 2 years or depending upon the fellowship tenure already valid. The term extended by 1 year on the basis of assessment of the progress already made in judge by the 3 member assessment committee. आपको बताया जा रहा है कि ये टोटल 3 साल के लिए होगा, लेकिन 2 साल के लिए पहले आपको फेलोशिप मिलेगा, फिर आपका एक असेसमेंट किया जाएगा, कमेटी बनेगी वहाँ पे 3 मेंबर की, जिसमें आपके सुपरवाइजर, आपके इंस्टीट्यूट के हेड और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट आएगा, और उनके असेसमेंट के बाद फिर आपको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा, मतलब टोटल 3 ईयर के लिए आपको पैसा क्या होगा, मिलेगा। Subject to the condition that the total tenure inclusive of CSIR fellowship shall not be exceed 3 year, 3 साल से ज्यादा किसी भी कंडीशन में ये बढ़ा नहीं सकता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। Those who have already availed or would have availed by 31st December 2024 JRF for 5 years और SRF for 3 years from any resources not need to apply। अगर आप में मतलब आप मिलने को उसमें कोई भी लोग अगर वो ऐसे हैं जो कि पहले से SRF का पैसा ले रहे हैं और उनका दिसंबर 31st को कंप्लीट हो रहा है, तो उनको ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। सो इस तरीके का पूरा आपका ये वो है, और इसके बाद आपको आरए के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है, जिसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो पीएचडी स्कॉलर हैं और लेकिन उनके पास फेलोशिप नहीं है, उस कंडीशन के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बात रखी गई है। एज लिमिट आपको यहाँ पे दे रखा है एसआरएफ के लिए मैक्सिमम 32 ईयर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट है शायद मेरे ख्याल से, तो उस डेट को आपका 32 साल से ज़्यादा या मतलब कि आपका एज नहीं होना चाहिए, राइट। और रिलैक्सेशन है वैसे ही जैसे बाकी चीज़ों में होता है ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको सिलेक्शन विल मेड थ्रू द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होता है, उसके बेसिस पे आपको क्या करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद फिर आपको क्या किया जाएगा, एक इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। आपका मेन जो होता है वो क्या होता है, इंटरव्यू होता है। आप जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होती है तो फिर जाकर के आपका क्या होता है, सिलेक्शंस होता है। हालांकि स्क्रीनिंग करने के लिए रिसर्च पेपर और टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग एक्सपीरियंसेस और आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड होते हैं वो काम आते हैं, और उसके बाद फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। यही इसका सिलेक्शन का तरीका है। आप आसानी से फॉर्म को फिल कीजिए, और फॉर्म फिल करके आप एसआरएफ होने का चांस अपने आप में रियल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसआरएफ आप बन सकते हैं, आपके सीवी में भी ऐड हो जाता है, आपके नाम के आगे भी ऐड हो जाता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको मिल ही जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये था पूरा डिटेल कि आप डायरेक्ट सीएसआईआर से क्या समझते हैं, डायरेक्ट सीएसआईआर एसआरएफ का क्या मतलब होता है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम ज़रूर आप तक आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।